मेरा नाम महमूद प्राचा है। मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता है और पूरे देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे देश का एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स में से एक स्टेट है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन स्टेट है और चाइना जो एक हमारे देश का दुश्मन देश है उसके बॉर्डर पे है, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण देश है और स्टेट है। और ऐसे स्टेट में जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर करप्शन होता है तो वो देश के लिए नुकसानदेह होता है, प्रदेश के लिए नुकसानदेह होता है, प्रदेश की जनता के लिए नुकसान करता है और सबसे ज़्यादा पूरे देश के लिए नुकसान करता है। दीनदयाल DDU-JY स्कीम जो है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जो NDA गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप जिसे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो पूरे देश में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए बनाया गया था NDA गवर्नमेंट द्वारा 2015-16 में। अरुणाचल प्रदेश में भी इसके लिए 427 करोड़ के करीब अलॉट हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में इस योजना को कंप्लीट कर लिया गया, ऐसा दिखाया गया, मगर 142 करोड़। अब आप लोग सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, यहाँ के सभी गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए मेरे ख्याल से 427 करोड़ बहुत कम है। लेकिन जो हमने पिटीशन में लिखा है, पिटीशन में मैं आपको बता रहा हूँ जो लिखा गया है, वो ये लिखा है कि ये जो पैसा है पूरा खर्च ना करके एक और स्कीम इसमें बनाया गया 2019 में। ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, REC को, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है REC, उसको ये बोला यहाँ का सरकार ने, पावर डिपार्टमेंट ने, कि हम लोगों के पास दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में से 142 करोड़ पैसा बच गया, तो उसके लिए हम सिस्टम का जो उसको मजबूत करने के लिए, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है उसको मजबूत करने के लिए 142 करोड़ का प्रपोज़ल देते हैं। ये प्रपोज़ल REC ने इस कंडीशन पे क्लियर किया कि आप क्लियरेंस लेंगे SLSC से, यानी कि स्टेट कमेटी से, स्टेट का लेवल का कमेटी से, स्टेट लेवल सुपरवाइजरी कमेटी। हमारा पिटीशन में ये एलिगेशन है कि SLSC ने जो क्लियरेंस दिया वो जो ज़मीन से, जो नीचे से एक गलत प्रपोज़ल बना के, जो DPR बना के भेजा गया, उस पे दिया, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। सबसे पहला गलती ये किया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आता है कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के CVC के विजिलेंस कमीशन जो है, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, उसके, भारत सरकार के CPWD के, प्रदेश की PWD के, यहाँ की जो सर्विस रूल्स हैं या जितने भी सरकारी रूल्स हैं, उनको सबको ख़त्म करके, एक तरह से उनको तोड़कर ये टेंडर प्रोसेस हुआ है। सबसे पहला किसी भी टेंडर का, आपको पूरे प्रदेश को ये मालूम है, पूरे देश को ये मालूम है, कोई भी टेंडर जो इतने बड़े लेवल का होता है, या आजकल तो कोई भी टेंडर टेंडर के बगैर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एक जो इसमें गलती की है, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक तरह से भ्रष्टाचार करने के लिए ये गलतियाँ की गई हैं, सारे कायदे कानून तोड़े गए हैं। पहला ये है कि ये बोला गया कि बॉमडिला डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब सारे मेरे अरुणाचल प्रदेश के भाई बहन जानते हैं, यहाँ के नागरिक जानते हैं कि बॉमडिला में कितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। पहला ये बताया इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम टेंडर नहीं करेंगे 2019 और 20 का, 2019-20, क्योंकि ये टेंडर जो है 2019 के आखिरी महीने में, दिसंबर के महीने में ये टेंडर फ्लोट किया गया। टेंडर नहीं किया, बल्कि जो ऑफलाइन टेंडर है वो किया गया दिसंबर 2019 में। आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि बॉमडिला में कितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है आज भी। तो पहला गलती ये, पहला भ्रष्टाचार का रास्ते में पहला कदम ये किया। अब जो टेंडर करने का प्रक्रिया है उसमें देखिए क्या जो पिटीशन में हमने बताया है, और इसका सबका सबूत भी हमने पिटीशन में दिया है कि जिन न्यूज़पेपर्स में, 4 न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट देने का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका भी एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरा किया गया। और कितना बड़ा फ्रॉड किया गया वो इससे साबित होता है कि जो लोकल रीजनल न्यूज़पेपर्स थे दोनों, आप उस दिन के दोनों रीजनल न्यूज़पेपर्स
प्रदेश में बांटे ही नहीं गए, मतलब प्रदेश में बिकने ही नहीं दिए गए किसी भी लाइब्रेरी में। वो रीजनल दोनों न्यूज़पेपर जिसमें ये NIT आया है, टेंडर इनवाइट करने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, वो किसी भी लाइब्रेरी में प्रदेश की आपको नहीं मिलेंगे। उस दिन का जो 23 तारीख को ये टेंडर इशू हुआ है, 23 दिसंबर 2019 को। उसके आगे फिर देखिए, अब इसके बाद ये टेंडर 3 डिस्ट्रिक्ट का था, पूरे अरुणाचल प्रदेश का नहीं। इसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ चुन ली गई, कोई उसका रीज़न नहीं बताया गया। वेस्ट कामेंग, तवांग और नामसाई 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो प्रधानमंत्री की जो ये योजना है, NDA सरकार की जो ये योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए। खैर, ये भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा था। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चुना गया और 3 डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जीक्यूटिव, एक जो एग्जीक्यूशन का काम हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम हुआ। बहुत ही अजीब बात यह है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा किया गया, जो कि वेस्ट कामेंग यानी कि बॉमडिला में स्थित बैठते हैं। इनका नाम है फुरपा वांगल। तो इनके द्वारा किया गया 3 डिस्ट्रिक्ट्स का। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एक असिस्टेंट इंजीनियर वो 3 डिस्ट्रिक्ट का काम करे, कोई चीफ इंजीनियर ना टेंडर इशू किया, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का है या एक डिवीज़न का है, उसको दूसरे डिवीज़न के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना। यहाँ एक फुरपा वांगल जो हैं, जो एक्चुअली असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात है। ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं, इन्हें पोस्ट किया गया वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में 2012 में थोड़े टाइम के लिए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग दिया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद जो है आप वो संभालेंगे थोड़े टाइम के लिए। मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल होने को आ गए आज तक वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ही पद संभालें। क्या पूरे अरुणाचल प्रदेश में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवेलेबल ही नहीं है? ये एक और चीज़ दिखाती है कि ये करप्शन के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पोस्ट करके रखा गया 10 साल तक। ये बहुत ही विचित्र बात है, ये भी पिटीशन में लिखी गई। अब इसके आगे देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ ने इस टेंडर में अप्लाई नहीं किया। उसका एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंडर नहीं किया। तीसरा चीज़ इंटरेस्टिंग किया कि इसमें सिर्फ 3 या 4 कंपनीज़ ने, जो एक कार्टेल बनाने का तरीका होता है, जो टेंडर मैनेज करने का एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, कि 3 या 4 कंपनीज़ ने ही अप्लाई किया। इसमें एक कंपनी ऐसी भी है जिससे जो काकू पोतुम साहब हैं, जो एक लॉयर भी हैं और PIL जिन्होंने किया है, उन्होंने लीगल नोटिस देके पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमने, ये DNG कंपनी है, मेसर्स DNG कंपनी, हमने कभी इस टेंडर में अप्लाई नहीं किया है। हमसे तो ये जो फुरपा वांगल साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद संभालते हैं, बल्कि हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग, उन्होंने फ्रेंडशिप में मांगा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो आप मुझे व्हाट्सएप पे। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजा। तो डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब ये टेंडर, इनका डॉक्यूमेंट DNG का फोर्ज करके किसी व्यक्ति ने फाइल किया, उनके नाम पे अप्लाई किया। उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया। इसके आगे चलिए तो और भी एक इससे भी बड़ा फ्रॉड जिसके कागज़ हमने फाइल किए हैं हाई कोर्ट में, ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं, जब जिसको टेंडर मिल गया, टेंडर मिलने के बाद ये पता लगा कि जो बैंक गारंटीज़ फाइल हुई हैं, 10% का बैंक गारंटीज़ किसी भी टेंडर को करने के लिए, फाइल करने के लिए होता है, तो वो बैंक गारंटीज़ भी फोर्ज किया गया। फोर्ज्ड बैंक गारंटीज़ ही 10% का फाइल करके टेंडर का पैसा निकलवा लिया गया। ये इसमें एक बड़ा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें DN कंपनी नाम की एक कंपनी है और एक निर्वाणा कंपनी है, 2 कंपनियाँ। तो निर्वाणा कंपनी तो ये जो बैंक का जो बैंक गारंटीज़ हैं, ये फोर्ज बैंक गारंटीज़ फाइल किया। और DN एक ऐसी कंपनी है जो क्लास 2 अभी रिसेंटली बना है, पहले वो क्लास 3 था। अब ये क्लास 2 जो कंपनी होती है, वो इतना बड़ा टेंडर जिसमें करीब 56 करोड़ का काम DN को ही मिला है, अराउंड 50 से ज़्यादा का, वो अप्लाई नहीं कर सकता था, एलिजिबल ही नहीं था। तो जो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है उसको इतना बड़ा टेंडर दे दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है 8 करोड़ तक का ले सकता है। तो उसमें उन्होंने कितना करोड़ का? करीब 50 से ऊपर करोड़ का उन्होंने अप्लाई किया। तो कहने का मतलब ये है टेंडर में अप्लाई ही नहीं कर सकता था।
तो डीएनजी ने जो हम आपको बात बता रहे हैं, जो हमारे पिटिशनर्स हैं काकू पोतुंग, उन्हें डीएनजी कंपनी को लीगल नोटिस दिया। उसमें उन्होंने ये सब बातें बताया कि मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया है, हमारा कंपनी ने टेंडर में ही कभी अप्लाई नहीं किया। इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो पिटिशनर हैं उन्होंने सारी अथॉरिटीज़ को लिखना शुरू किया कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तीनों डिस्ट्रिक्ट का डिविजन्स का काम देने का डिसीजन जो लिया गया, वो एक दिन 17 दिसंबर 2021 को एक ही दिन में करीब 20 ऑफिसर्स ने, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर पोस्टेड हैं, एक ही दिन करीब 15 से 20 ऑफिसर्स ने साइन करके ये डिसीज़न लिया कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब जो हैं फुरपा वांगल, ये इस टेंडर को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब इस बात की शिकायत पिटिशनर जो है पोटुम साहब ने लिखना शुरू किया 15 नवंबर 2021 से। सबसे पहले इन्होंने चिट्ठी लिखा मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएम साहब को, अरुणाचल प्रदेश के सीएमडी जो आरईसी है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, उसके सीएमडी को भी लिखा पहला लेटर 15/11/2021 को, यानी कि नवंबर 15 2021 को। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को अरुणाचल प्रदेश के चिट्ठी लिखा 17/11/2021 को, यानी कि 17 नवंबर 2021 को। ये सारा कंप्लेंट्स किया कि ऐसे ऐसे इस टेंडर में फ्रॉड हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने एक और चिट्ठी लिखा 14/9/3 यानी कि 9 मार्च 2022 को। ये इन्होंने ये लिखा कि ये ऐसा ऐसा हो गया है और इसमें अब जो है पैसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया। ये चिट्ठी इन्होंने लिखा SPSIC, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसी है यहाँ पे, जो इन्हीं फ्रॉड्स को और जो करप्शन है हाई प्लेसेस में, उसको टैकल करने के लिए स्पेशल यूनिट बनाया गया है, जिसके चीफ विजिलेंस ऑफिसर खुद चीफ सेक्रेटरी साहब है। उसको चिट्ठी लिखा इन्होंने 9 मार्च 2022 को कि इसमें अब सारा जो ये फोर्जरी करके टेंडर इशू हुआ है DD दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में, वो सारा फ्रॉड हुआ है और उसको आप रोकिए और इसके खिलाफ FIR दर्ज किए। तो FIR तो कोई दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसके 5 दिन बाद, सिर्फ 5 दिन बाद पहला फंड डिसबर्समेंट शुरू हो गया इस सारा फोर्ज टेंडरिंग और फ्रॉड टेंडरिंग के परसुएंस में। 14 मार्च 2022 को करीब 39-40 करोड़ रुपया इसमें से रिलीज़ कर गया। ये भी हमने पिटिशन में लिखा है। तब भी उसके बाद 14/3/2022 को फंड डिसबर्समेंट रिपोर्ट भी पिटिशन में लगाया गया। फिर जब स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो तब पिटिशनर ने 6 जून को 2022 को CBI का जो डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री है, कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो मंत्री होते हैं उनके वही होते हैं, CBI के डायरेक्टर को लिखा और चीफ सेक्रेटरी और दूसरी जो भारत की बड़ी बड़ी जो संवैधानिक पद हैं उनको सबको ये कंप्लेंट किया। लेकिन उसके बाद भी जब कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मजबूरी में प्रदेश के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में और हमारे क्लाइंट को बहुत ये सोशल वर्क करने के लिए और ये करप्शन रोकने के लिए बहुत सारे काम करता है और उसको बहुत सारा धमकी वगैरह भी मिलता रहता है। ही इज़ रिसीविंग थ्रेट्स टू हिज लाइफ ऑल्सो कंटिन्यूसली। तो उसके हमें मजबूरी में फिर कोई और रास्ता ना मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पिटिशन फाइल किया और मुझे यहाँ दिल्ली से आने के लिए एंगेज किया। तो इसमें अब जो कंप्लेंट किया गया, जो भारत देश का कानून है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञान लेने वाला कोई भी ऑफेंस किसी भी सरकारी अधिकारी के संज्ञान में आता है, पुलिस के संज्ञान में आता है, तो उसमें FIR तुरंत दर्ज करना होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, जो जिसके सबूत भी पोटुम साहब ने, पिटिशनर ने सभी अधिकारियों को दिए, पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए, उसमें से फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें धारा 467 लगता है इंडियन पीनल कोड का, उम्र कैद का सज़ा है। इसमें 409 ऑफेंस भी बनता है IPC की धारा का,
उसमें भी उम्र कैद का सज़ा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और दूसरा कॉन्स्पिरेसी बाय पीपल एट हाई प्लेसेस। इसमें यहाँ तक कि दुख का बात यह है कि गवर्नर साहब का ऑफिस ने, चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस ने और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस ने भी इसमें, इस प्रोजेक्ट में जिसमें इतना बड़ा घोटाला या घपला हुआ है, सब जगह से क्लियरेंस मिला है। ये इसमें सबसे बड़ा दुख का बात है। आज तक भी कोई एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। आज हमने कोर्ट के सामने ये सारी बातें रखी, तो फिर कोर्ट ने आज इसमें नोटिस इशू किया है और हमारी सारी बातों को प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेशिया पहली नज़र में सच मानते हुए सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी किया है और सरकार को ये कहा है कि आप अपना एफिडेविट फाइल करें, पावर डिपार्टमेंट को भी और दूसरी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, जितने भी हमने 10 के करीब जो रिस्पोंडेंट्स बनाए, सबको जवाब फाइल करने के लिए बोला है। 25 जुलाई का डेट लगा है इसमें अब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है करप्शन को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश। हमारे पिटिशनर ने आईसीआईसीआई बैंक से, हाँ, पिटिशनर ने इसमें चिट्ठी लिख के बैंक वालों से भी ये पूछा, तो बैंक वालों ने बताया कि ये बैंक गारंटी हमने, इस नंबर का बैंक गारंटी हमने कभी इशू ही नहीं किया। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि बैंक गारंटी प्रोसेस में कि इसका भी मतलब अभी इतना, वो एक बहुत बड़ा सबूत था, बदन कुछ नामो निशान नहीं। क्या लूपस जी, मतलब तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि हाईएस्ट लेवल पे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, साफ साफ तौर पे, क्योंकि जब ये सब जगह चीफ मिनिस्टर साहब को ये बताया गया और भी मिनिस्टर साहब को ये बताया गया, गवर्नर साहब को भी ये बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर मिनिस्ट्री में ये बताया गया, डिपार्टमेंट डीओपीटी डिपार्टमेंट में बताया गया, वहाँ के मिनिस्टर को भी लिखा गया, सीबीआई के डायरेक्टर को लिखा गया और इतना बड़ा सबूत खुद डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके दिया। तो आम तौर पे बाकी सब चीज़ें अगर हम ये भी भूल जाएं कि डीएनजी कंपनी ये बोल रहा है कि हमने कभी टेंडर में अप्लाई नहीं किया, वो ई टेंडर भी नहीं हुआ, जो कि अपने आप में ही अपराध है सारे, वो सब चीज़ें भी हम भूल जाएं, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके डीएनजी का जो टेंडर डॉक्यूमेंट होगा वो फोर्ज्ड क्लियरली हुआ है, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट हमने लगा रखा है कि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया। दूसरा, ये बैंक गारंटी फोर्ज का बैंक ने खुद लिख के दिया है, तो इसका मतलब साफ साफ सीधा एक ही निष्कर्ष निकलता है इससे कि हाईएस्ट लेवल पे इसमें इंटरवेंशन करके इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि एफआईआर दर्ज होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा। आज हमने कोर्ट से यही कहा है कि इसमें एक तो एफआईआर दर्ज करा जाए और कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल टीम बनाई जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसकी कोर्ट की निगरानी में इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई तक जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तत्पर नहीं है या नहीं कर रही है, जबकि सीबीआई का तो गठन ही इसी काम के लिए हुआ है कि सरकारी ऑफिसर्स हैं अगर करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ करप्शन को रोकने का, तो सीबीआई के संज्ञान में कहीं भी करप्शन का बात आता है तो उनको खुद ही आगे बढ़कर, खुद आगे जाकर एफआईआर करना चाहिए, जैसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ये प्रेयर किया है कोर्ट से कि कोर्ट का निगरानी में, हाई कोर्ट जो माननीय हाई कोर्ट है असम का जो हाई कोर्ट है, जिसका अरुणाचल बेंच से ये गुजारिश किया है कि आप अपनी निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना। कितना तक फ्रूटफुल होगा लगता है? देखिए, वी हैव फुल होप। एक्सटेंट यू विल गो टू मेक इट सक्सेसफुल? Firstly, my client has instructed me that we have to, at the risk of his and then the cost of his life also, he is willing to pursue, and we are also duty bound to protect the constitution, and constitution में ये प्रावधान है, despite the difficulties we are facing today in our countries where most of our institutions have been diluted to some or the other extent, still our constitution is so strong that it can bring to book all corrupt people, but the main ingredient or main thing is that people should be doing it with honesty, integrity and with perseverance. तो अगर हम, भारत का संविधान में इतना ताकत है कि इस प्रकार के करप्शन, और आपने ठीक बताया कि अरुणाचल प्रदेश एक, अब बहुत ही दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर स्टेट में भी इतना करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है जो देश के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा है। तब भी आई एम नॉट जस्ट होपफुल बट आई एम श्योर कि भारत का संविधान में इतना ताकत है कि इन सभी गिल्टी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का ताकत भारत के संविधान में, और हम इस केस को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। यही इंस्ट्रक्शंस हैं
मेरे क्लाइंट का भी, और कहीं से तो शुरुआत होना है ना। तो आप इस चीज़ को मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश के लोग और हमारे देश के लोग, क्योंकि पूरे देश का इंटरेस्ट है, आप लोग अरुणाचल के लोग चाइना के सामने भारत की रक्षा के लिए सबसे फ्रंट लाइन हो, तो पूरे देश का जिम्मेदारी है कि आप लोगों के साथ खड़ा रहे और यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं हो। तो इसीलिए हम दिल्ली से भी चल के आया कि अरुणाचल के प्रति सभी देश के वासियों की, पूरे भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी जिम्मेदारी अरुणाचल और बाकी जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं उनके प्रति सबसे ज़्यादा है। तो हम ये आपसे वादा करते हैं, पक्का वादा है ये, किसी भी हालत में किसी भी कीमत के में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के केसेस को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी ये शुरुआत है, अगर और भी इस तरह के केसेस आएंगे तो हम लोगों का संवैधानिक ड्यूटी, जिम्मेदारी है कि हम इन केसेस को इसके असली अंजाम यानी कि जो एक्यूज्ड हैं, जो इसमें मुजरिम हैं, उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाएं और जो पैसा अरुणाचल की जनता का चुराया गया है वो वापस इनके पर्सनल एसेट्स में से निकाल कर वापस जनता के हवाले किया जाए। इसके बारे में आप लोग बेफिक्र रहें, ये फॉलोअप होगा, इसमें फॉलोअप हो रहा है, तो इसमें नतीजा भी आएगा, 100% आएगा। मेरा नाम काकू पोतम है। मैं भी खुद एक एडवोकेट हूँ, गुवाहाटी ईटानगर बेस। तो मैंने एक PIL फाइल किया था कल, तो आज मोशन हियरिंग हुआ उसका, कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया। तो ये PIL मैंने DDU-JY स्कीम का करप्शन रिलेटेड केस में मैंने PIL किया था। तो मैं ये पैसा कैसे अरुणाचल में पहुंचा, इसमें मैं बात करना नहीं चाहूँगा। मैं डायरेक्ट इलीगलिटी में मैं बात करना चाहूँगा। इसमें इलीगलिटी ये है कि एक कुरफा वांगेल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज है बोमडिला इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का, वो एक्चुअली वो यही है, वो इंचार्ज में सिंस डिकेड वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो DPR प्रिपेयर किया। तो मैं गवर्नमेंट से सवाल करना चाहूँगा कि एक असिस्टेंट इंजीनियर को DPR आप प्रिपेयर करने क्यों दिया था, जबकि नामसाई में एक अपना पूल प्लेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और तवांग में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो नामसाई तो बोमडिला तो बहुत दूर है, बाय रोड डिस्टेंस बहुत दूर है। तो आप नामसाई में एक अपना फील्ड इंजीनियर है, JE है, AE है, अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जबकि वो ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन में पड़ता है और बोमडिला का वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन में पड़ता है। तो अपने गवर्नमेंट ने क्यों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोमडिला को DPR प्रिपरेशन करने दिया? तो आप लोग ये कीजिए, आप नामसाई इलेक्ट्रिकल डिवीज़न और ये बोमडिला इलेक्ट्रिकल डिवीज़न को आप लोग बंद कर दीजिए, बोमडिला से ऑपरेट करने दीजिए, ताकि आप लोग ऐसे काम करवा रहे। इसके बाद सेकेंड है DPR तो प्रिपेयर करने दिया, तो उस बहाना से उन लोग ने NIT प्लॉट करने दिया बोमडिला इलेक्ट्रिकल डिवीज़न को, जबकि आप नामसाई का कुछ से NIT प्लॉट करने देना था, तवांग का कुछ से करने देना था, बोमडिला का कुछ से करने देना था। एक 3 डिस्ट्रिक्ट का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उन लोग NIT प्लॉट करने दिया। तो ये NIT जो 21 दिसंबर 2019 में NIT प्लॉट किया, वो उन लोग ने IPR डिपार्टमेंट में 21 दिसंबर को सबमिट किया। तो IPR वाला ने न्यूज़पेपर को 24 दिसंबर को पब्लिश करने दिया। तो 21 दिसंबर का जो उन लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो 23 दिसंबर को लिया एडमिनिस्ट्रेटिव, जबकि ये आपदा मेंबर सेक्रेटरी आपदा 23 दिसंबर को एक लेटर लिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेंक्शन हम लोग को दे दीजिए बोल के, जबकि आप 21 दिसंबर को NIT प्लॉट करने दिया, ये कैसे हो सकते हो? तो गवर्नमेंट से ये सवाल है। इसके बाद एक है न्यूज़पेपर ईटानगर में जितना लाइब्रेरी से मैंने हर जगह जाके ढूंढा, न्यूज़पेपर नहीं। आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी जाइए, आप दिसंबर 1 से लेके 31 तक आपको मिलेगा, लेकिन 24 का नहीं मिलेगा। हर लाइब्रेरी में है। इसका ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये जो जितना भी ये जो फ्रॉड जो हुआ है ये स्कीम, इसका जो टोटल जो मनी इन्वॉल्वमेंट है वो फिगर आप बताएं। 142 करोड़ है। 142 करोड़ 142 करोड़ स्ट्रेंथनिंग के लिए है। हाँ, स्ट्रेंथनिंग के लिए। टोटल अमाउंट कितना है? स्ट्रेंथनिंग को छोड़ के प्रोजेक्ट नहीं, इसमें 425 करोड़ जो सेंक्शन हुआ था एंटायर अरुणाचल के लिए, इसमें से सेविंग बच गया था 142 करोड़। इसको 3 डिस्ट्रिक्ट को दिया है, जबकि आप तीनों डिस्ट्रिक्ट को इतना सारा अमाउंट क्यों दिया है? वो हर डिस्ट्रिक्ट में 25 डिस्ट्रिक्ट में आप बांट सकता था, आप 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ बांट सकता था। आप 3 डिस्ट्रिक्ट में
142 करोड़ को क्यों दिया। जी, आपका मतलब इशू सेंटर से- उठाना तो बहुत अच्छा है, पर जी। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस योजना को पर्टिकुलरली क्यों PIL फाइल किया है? इसके पीछे कुछ है क्या? क्योंकि जो बैंक का जो ड्राफ्ट हाँ। जो कहा था, उस पर भी PPA ने भी उस पर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था। तो जी। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो PPA का और आपका इशू सेम है और आप दोनों मिल के ये इशू को उठा रहे हैं? इसमें क्योंकि मेरा में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, हम कम्प्लीटली एपॉलिटिकल है, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प करना चाहेगा तो आई वेलकम फ्रॉम माय हार्ट। कोई भी मुझे आके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये इशू जो मैंने एक कागज़ एक्सेस किया था, तो वो कागज़ एक्सेस किया था कहीं से हम मिला था कागज़, वो कागज़ को लेके हम RTI करना शुरू कर दिया था, लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया था। This is of your own interest. या अपने ओन interest से इंटरेस्ट, आपने यस PIL पब्लिक। फाइल किया। हाँ, मैं ये डिपार्टमेंट का सिर्फ नहीं है, मैं जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ भी 2000 5 ईयर्स से मैं केस कर रहा हूँ। तो अभी कॉन्टेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ ये SIC के अगेंस्ट में। तो वो कंप्लीट ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इसमें बहुत शॉकिंग इंसिडेंट भी है आप लोग को, जैसे कि बोमदिला डिवीज़न में 66 करोड़ था, इसमें से 13 करोड़ को ये सेपा में बाद में ये इसको डिवाइड कर दिया। इसमें टोटल अभी बोमदिला डिवीज़न का 53 करोड़ 25 लाख से इसको जॉइंट वेंचर में काम को अवार्ड किया था। जॉइंट वेंचर अवार्ड करने का बाद में मैंने RTI करके निकला, तो जॉइंट वेंचर अवार्ड किया है। तो मैं एक कंपनी जो नाहरलगुन में बेस्ड है, नियरेस्ट फार्म लोकेटेड जस्ट एडजेसेंट टू मी, सो मैंने उसको लीगल नोटिस दिया कि आपने क्या ये टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पता ही नहीं, आपका लीगल थ्रू योर लीगल नोटिस हाँ ये इंफॉर्मेशन आपसे मिल रही। तो जॉइंट वेंचर ये 53 करोड़ का 2 फार्म को दिया गया है। तो बाद में थ्रू डॉक्यूमेंट जो एक फार्म को पता ही नहीं मिला। तो इसमें हम चीफ इंजीनियर का पास भी किया था। चीफ इंजीनियर को हम एक लीगल नोटिस लेटर भी लिखा है कि देखिए आप जॉइंट वेंचर चीफ इंजीनियर जो ईस्टर्न ना वेस्टर्न का वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन, वो एक सिटी लिखा है, एक डायरेक्टिव लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोमदिला जो इंसर्स है, इसको कि आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करवाओ, ये दोनों को आप एनओए इशू करो, वर्क अवार्ड करो। लेकिन हम चीफ इंजीनियर को पूछा था आपका डायरेक्टिव को तो ये माना ही नहीं। तो चीफ इंजीनियर क्लियरली लिखा है कि उसका मेरा रिप्लाई में इंजीनियर कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोमदिला डिवीजन shall be held responsible for this issue। चीफ इंजीनियर का डायरेक्टिव से भी वो नहीं किया। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि ये काम जो सबका नज़र में था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का नज़र में भी था, क्योंकि मैंने एक पेपर एक्सेस किया है 18 दिसंबर 2019 में। इसमें मेंबर सेक्रेटरी आपदा ने लिखा है कि ये नोटिस जो competent authority, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, has accorded approval for the issue of AA administrative approval। तो इसमें देखा गया है, तो चीफ मिनिस्टर आपका नज़र में भी था ये काम, तो आपने रोका क्यों नहीं इसको? आप रोकना चाहिए था, आप पावर मिनिस्टर, आप रोकना चाहिए था। आप लोग ये मालूम होने का बावजूद भी आप लोग रोका क्यों नहीं? मैं ये ऐड करना चाहूँगा।